ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर आनुपातिक गणित। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है। इस काउंटर में एक एटमॉस्फेयर या फिर इससे भी कम प्रेशर पर 90% ऑर्गन और 10% मिथेन इनके मिक्सचर से भरी, यानी ये वाला गैस जो होता है वो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस केस में लिया था। इसमें भी इसके एक्सिस के अनुदिश एक क्या होता है, पतला सा तार लगा होता है और वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड किया होता है। ये भी बिल्कुल पिछले बार की तरह है और वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है, ये हमने उसमें देखा ही था। ठीक है, जो पतला तार होता है वो क्या करता है, एनोड का काम करता है। उस पर हम इतना वोल्टेज लगाते हैं कि आयनन, जो वो हमने जो ग्राफ देखा था उसमें थर्ड रीजन में वो काम करे, क्योंकि अपन वो ग्राफ मिला था ना, इस तरह से जाके फिर इस तरह से जाके फिर इस तरह से जाके, तो ये थर्ड रीजन था हमारे पास यहाँ पे। करेक्ट, तो थर्ड रीजन के अंदर काम करे जहां पर वोल्टेज कितना होता है, 200 से लेकर 800 वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज एप्लीकेशन में वहां पे क्या होता है, गैस में गैस का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। गैस का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो पार्टिकल आएगा वो गैस के एक एटम का आयनाइजेशन करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और निकल के जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम का भी आयनाइजेशन कर देगा। ठीक है, उसके बीच में हमें आर के सिरों पर जो मिलेगा, जो पल्स वोल्टेज है वो मिलेगा हमें। और हमने देखा था कि उसके अंदर ये जो प्राथमिक आयनन होता है इसके समानुपाती होती है वो वोल्टता, वो ग्राफ हमने स्टडी किया था उसके अंदर। ये इसकी डायग्राम है, इसके डायग्राम को समझते हैं और वर्किंग फंक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के अंदर आप देख लीजिए कि ये धातु की बेलनाकार नली, यानी ये सिलेंडर, ये जो डार्क वाली क्या हुआ है ये तो हमारा कैथोड है। ये बीच में जो वायर है वो एनोड है हमारा, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है। ये यहाँ से गैस भरी जाती है और ये रेजिस्टेंस हमारा लगाया हुआ है, कैपेसिटर यहाँ लगाया हुआ है, और यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर जो है वो भी मतलब जो भी हमें लगाना है वो यहाँ पे लगा देंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो ये जो एनोड और कैथोड है, यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि जो एनोड है वो भी एनोड वायर का फॉर्म है, और वायर जो होता है वो जूम करके देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और इसी तरह से जो कैथोड है वो तो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ही, तो उनका दोनों का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो जो एनोड है उसकी रेडियस ए है हमारे पास, और जो कैथोड है उसकी रेडियस बी है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग पे चलते हैं। हमने देखा था कि पिछले वाला जो हमारा डिटेक्टर था वो अल्फा पार्टिकल या उससे ज्यादा भारी कणों का डिटेक्शन कर रहा था, लेकिन वो बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए हम इस बार ऐसे डिटेक्टर को पढ़ रहे हैं जो कि बीटा पार्टिकल को भी डिटेक्ट करेगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल क्या करता है, आयनाइजेशन ज्यादा नहीं करता है, कम आयनाइजेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक कम आयनाइजेशन करने वाला या कम ऊर्जा का पार्टिकल जैसे बीटा पार्टिकल जब ये आयनन कोष्ठ में से, चैम्बर में से होकर गुजरता है, तो हमें पता है अगर वो आयनाइजेशन चैम्बर में से गुजरेगा तो उसकी वोल्टता का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में जो वोल्टेज है उसका मान माइक्रोवोल्ट से भी कम होता है। लेकिन आरोपित वोल्टता में वृद्धि, यानी कि अब क्या करेंगे, आनुपातिक गणित क्षेत्र में आ गए अपन, इस वाले में आ गए प्रोपोर्शनल काउंटर में। इसमें जो डिटेक्टर काम करेगा उसका संचालन करा के ऊर्जा कम होते हुए भी हम क्या करेंगे, इसका डिटेक्शन कर लेंगे। क्या, क्यों कर लेंगे, इसका कारण ये है कि हम जो वोल्टेज बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, उसके द्वारा जो आयन युग्म होगा वो गैस के उदासीन परमाणु यानी न्यूट्रल एटम से टक्कर करके और ज्यादा आयन उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार वहां पे गैस का मल्टीप्लिकेशन के कारण आयन बढ़ते से बढ़ते जाएंगे और जो वोल्टेज मिल रही है हमें उसका मान भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार के प्रोसेस को हम एवेलांच कहते हैं। ये एनोड के किसी एक बिंदु पर होती है और यह प्रक्रिया एनोड के व्यास किस पे डिपेंड करती है, एनोड की रेडियस कितनी है, क्योंकि ये एनोड पे होती है। कैथोड की रेडियस पे डिपेंड करती है, कितना वोल्टेज हम अप्लाई है उस पर डिपेंड करती है, और कौन सी गैस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले की गैस मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया हो, इसके लिए हम जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के लेते हैं। इसमें जो कैथोड है उस नली की त्रिज्या बी होती है, एनोड नली की त्रिज्या ए होती है। जब इन दोनों के बीच में वोल्टेज वी लगाया जाता है तो अक्ष से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, जिसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमारे अप्लाई करने वाले वोल्टेज से वी वोल्टेज है,
आर हम अक्ष से दूरी ले रहे हैं, बी कैथोड की त्रिज्या हो गई और ए एनोड की त्रिज्या हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, तो आर इज इक्वल्स टू ए पर इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, यानी कि एनोड के पृष्ठ पर ये सर्वाधिक होती है और कैथोड की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे आर बढ़ता जाता है। तो जब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा। जब कोई आयनकारी पार्टिकल इस तरह के डिटेक्टर से गुजरता है तो क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एनोड की तरफ जाएगा और जो उसका पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तार के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमने देखा है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां पर गैस का मल्टीप्लिकेशन शुरू होकर एवेलांच के सभी इलेक्ट्रॉन लगभग 1 नैनोसेकंड में ही एनोड से कलेक्ट हो जाते हैं। एनोड 1 नैनोसेकंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ धीरे 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 जाते हैं। ठीक है, और उनका साइज बड़ा होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉनों के कलेक्शन से देखो इनके जो ये पॉजिटिव आयन है इनका जो वो पार्ट है जो हमने देखा इलेक्ट्रॉन तो बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो उनका जो एवलांचे होगा उसकी वजह से तो एनोड पर कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बीच में ये जो पॉजिटिव आयन है इनका इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा वोल्टेज हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन जो स्पन का जो हमें वोल्टेज मिलती है उसका शेप जो होता है वो ओवरऑल पॉजिटिव आयन के प्रवाह से निर्धारित होता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए हमने 1000 वोल्ट लगाए, बी 1 सेंटीमीटर लिया, एक 1 mm लिया, क्योंकि हम देखते हैं कैथोड जो है वो बड़ी ट्यूब होती है और तार होता है, जो एनोड होता है वो तो वायर होता है, इसलिए इसकी रेडियस 1 mm है। तो एनोड के तार पर यानी कि R इज इक्वल्स टू ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, 0.43 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, जो कि गैस गुणन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सफिशियंट होता है। तो धनायनों के अपवाह का कुल समय जो पॉजिटिव आयन है उनको जानने में कितना टाइम लग रहा है, 500 माइक्रोसेकंड लग रहा है। ठीक है, इससे जो हमें वोल्टेज पल्स मिलती है उसको डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर हम जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि सर्किट में आर भी लगा हुआ है सर्किट में सी भी लगा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के कंपैरिजन में हमारा जो ऑब्जर्वेशन वाला टाइम होता है वो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अलग अलग टाइम कांस्टेंट पर वोल्टेज का जो शेप आता है वो इस तरह से ग्राफ में आता है, यानी कि माइनस का VT वर्सेस टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वोल्टेज पल्स वोल्टेज का ग्राफ देखो, जब अपना टाइम कांस्टेंट 40 माइक्रोसेकंड है तो ग्राफ ऐसा आएगा, 100 माइक्रोसेकंड ग्राफ है तो ऐसा आएगा, और टो इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वोल्टेज का पल्स ऐसा आएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है इसके अंदर वो 10 से लेके 10⁻³ के बीच में होता है। ठीक है, और एनोड तार के कारण अब ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी आयन आया था उसके आयन के ट्रैक पर डिपेंड नहीं करता है इसका वोल्टेज पल्स का, क्योंकि उसने सेकेंडरी आयन बहुत सारे जनरेट कर लिए। अब इसका सिद्धांत हम पढ़ते हैं। जब ई एनर्जी का एक चार्ज पार्टिकल आयनन कक्ष में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, आयनीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन और आयन का पेयर जनरेट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आयन पेयर को जनरेट होने के लिए ईडी एनर्जी की आवश्यकता होती है, मान लीजिए ईडी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो कितने युग्म उत्पन्न होंगे। अब आप खुद देख लीजिए कि अगर हमें एक ईडी एनर्जी से एक पेयर जनरेट होता है तो ई एनर्जी से कितना पेयर जनरेट होगा, 1/ED मल्टीप्लाई बाय ई, तो E बाई ई डी पेयर वहां पे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, E बाई ई डी पेयर वहां पे जनरेट हो जाएंगे, लेकिन गैस का मल्टीप्लीकेशन वहां पे हो रहा है। अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर m है तो जितने पेयर जनरेट हो रहे थे E बाई ई डी पेयर जनरेट हो रहे थे, अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर m होने से कितने जनरेट होंगे, ये देखिए ME/ED जनरेट होंगे। इस m को एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो चार्ज कितना जनरेट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन और जो पेयर हमारे पास आयन इतने जनरेट हो रहे हैं तो चार्ज को जनरेट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई पर। तो एनोड पर संग्रहित आवेश, एनोड पर कलेक्टेड चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू होने के बाद अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो वी हम जानते हैं कितना होता है, IR होता है। ठीक है, और I का फॉर्मूला कितना होता है, Q बाई टी होता है, तो यहाँ पे QR बाई टी हो जाएगा। अब इस Q की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास एक आ जाएगा। वोल्टेज का एक और फॉर्मूला भी होता है
क्योंकि हमने वहां पर कैपेसिटर सी यूज कर रखा है, तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है क्यू बाई सी भी होता है, तो क्यू का फॉर्मूला वहां से उठा के अगर यहाँ पर पुट कर दोगे तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, तो इस तरह से हमें वोल्टेज मिल जाएगा। अब इसका हमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख लो, वो आपको सर याद ही करना है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एक्सरे, गामा रे, मेसोन, प्रोटॉन, इनके लिए इसको काम में लाया जा सकता है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है लेकिन एनर्जी कम होती है। इसे एक्सरे, गामा रे और बीटा पार्टिकल के डिटेक्शन में उपयोग में लाया जाता है। गामा रे बीटा कणों की उपस्थिति में अल्फा कण अगर है वहां पे तो उनकी गणना भी की जा सकती है। इसे न्यूट्रॉन या फिर उन सबके न्यूक्लियर फिशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके डिटेक्शन में भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब इसमें कमी क्या है, एक्चुअल में कमी ये होती है कि जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है वो m कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि वो m हम जो वोल्टेज आरोपित करते हैं, हम जो वोल्टेज लगाते हैं वो उस पर डिपेंड होता है, तो जब वोल्टेज चेंज करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चेंज हो जाता है, इसलिए हमें इसमें क्या है, वोल्टा का मान नियत रहना चाहिए ताकि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी क्या रहे, नियत रखे, ये डिपेंडेंसी कम से कम हो, ये इसकी कमियां है। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं इसको इंग्लिश में दिखा देती हूँ, ये है प्रोपोर्शनल चैम्बर, ये इसका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख लीजिए। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम, इसका वर्किंग, इसका वोल्टेज पल्स का शेप, इसकी थ्योरी, इसके यूजेस एंड एडवांटेज एंड देन डिसएडवांटेज। ठीक है, दैट्स इट।